नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ये एग्जाम चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई से संबंधित जो भी तथ्य हो सकते हैं वो दिए जाते हैं। हमारी एनवायरनमेंट की श्रृंखला चल रही है और उसी श्रृंखला में आज का जो हमारा टॉपिक है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ से जहाँ तक मुझे उम्मीद है इस टॉपिक से क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 प्रश्नों की संख्या अलग अलग रूप से बन जाती है अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें, वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आए, जिससे कि आपके आने वाली परीक्षाओं में जो भी प्रश्न हैं वहाँ गलती की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो। कॉन्सेप्ट को इस प्रकार समझिए। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल क्या था। अब सीधी सी बात है, अगर एनवायरनमेंट की श्रृंखला चल रही है तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से ही संबंधित होगा। बस इतना याद रखना है, जहां तक मेरा अनुभव है, बढ़िया करके एकदम कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना, रटना नहीं है, समझने का प्रयास करना है, क्योंकि रटने से हम कभी भी जीएस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा सबसे पहले यही एक सलाह रहेगी कि जीएस को रटने के बजाय समझने का प्रयास करें। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन है हमारा, इसने, आप देखते ही होंगे, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो उस समय इसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने संयुक्त राष्ट्र की पहल पर ही इसी को ध्यान में रखते हुए कि भाई ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए, जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए एक संस्था का गठन किया था उस समय। उसका नाम था UNFCCC। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कई बार एग्जाम में हो सकता है इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाए, बस इतना याद रखना है। और इसकी स्थापना जो हुई थी सन 1992 में हुई थी, ये भी हमें याद रखना है। अब यूनाइटेड नेशन ने ये जो संस्था थी UNFCCC, ये इसीलिए बनाई थी जिससे कि ये देशों पर एक निगरानी रख सके कि भाई कौन सा देश किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के लिए कहीं ज़्यादा उत्तरदायी तो नहीं है या कम उत्तरदायी है, उसको देखते हुए एक संस्था बनाई गई। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल जो था, इस संस्था बनाने के बाद लंबा विचार विमर्श चला, काफ़ी समय लगा, लगभग 5 साल लग गई, ये मान के चलिए। तो 11 दिसंबर 1997 को, डेट याद रखनी है, 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में, इसीलिए इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योंकि 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में एक समझौता हुआ जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया। इस समझौते में क्या बातें थी? इस समझौते में यही बातें थी कि जो विकसित देश हैं, विकासशील नहीं, जो विकसित देश हैं, उनको देखना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा देश कितना उत्तरदायी है। कहीं कोई सा विकसित देश ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी तो नहीं है। तो उसको देखते हुए एक समझौता किया गया और इस समझौते में बातें रखी गई। जो सीधी सी बात थी वो ये थी कि जितने भी विकसित देश हैं वो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करेंगे। ग्रीन हाउस गैसों के जो उत्सर्जन है उसमें कमी लाने का प्रयास करेंगे और इनकी एक समय सीमा निश्चित की गई कि भाई कम से कम विकसित देश जो हैं कम से कम ग्रीन हाउस गैसों में 5% की कमी लाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो था, इसके तहत जो विकसित देश थे, यूपीएसआई वगैरह की परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन काफ़ी डीपली होगा और यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कठिन भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान विकसित देशों को कितने प्रतिशत की ग्रीन हाउस गैसों में कमी करने का आदेश दिया गया था। तो कम से कम विकसित देशों को 5% की कमी करने का आदेश दिया गया था। दोस्तों याद रखना है, कम से कम विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 5% की कमी करने को क्योटो प्रोटोकॉल में कहा गया था।
जिससे कि कम से कम ग्लोबल वार्मिंग हो और जलवायु परिवर्तन पर कोई ज़्यादा खतरा ना हो। क्योंकि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए ही संयुक्त राष्ट्र ने ये पहल की थी, जिससे कि भाई जलवायु परिवर्तन कम हो और ग्लोबल वार्मिंग कम हो, जिससे कि हमारा जो वातावरण है वो ठीक ठाक बना रहे। तो 5% विकसित देशों को कहा गया कि भाई जितने भी विकसित देश हैं वो ग्रीन हाउस गैसों में 5% की कमी करेंगे। जो भी उनके पास गैसें हैं इस प्रकार की, जैसे ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत गैसें आती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है इसकी। देखिए यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो ग्रीन हाउस गैस है उसके लिए सबसे अधिक अगर उत्तरदायी कोई गैस होती है तो उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको याद रखना है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के ऑप्शन में नहीं है तो याद रखना इसके बाद मीथेन। मीथेन दूसरे नंबर पे इसके लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस होती है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद मीथेन के बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन तीसरे नंबर पे इसके लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस होती है। तो ग्रीन हाउस गैसों के संबंध में ये क्योटो प्रोटोकॉल था, जैसा कि आपको मालूम पड़ गया होगा। उसके बाद था कि देखो क्योटो प्रोटोकॉल का अंतिम उद्देश्य क्या था। क्योटो प्रोटोकॉल का अंतिम उद्देश्य था कि मानव गतिविधि पर रोक लगाना, मानव गतिविधि की मानव की उस गतिविधि पर, हर गतिविधि पर रोक लगाना था जो पर्यावरण के प्रति खतरा पैदा करती है। एक बार ध्यान से सुनिए, क्योटो प्रोटोकॉल का जो अंतिम उद्देश्य था मानव की उस हर गतिविधि पर रोक लगाना था जो पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करती है। कई बार ये बात क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर भारत के संबंध में हम कहीं बात करें तो ध्यान रखना है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल को 2002 में सहमति दी थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने सहमति कब दी थी। क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने सन 2002 में अपनी सहमति दी थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चूंकि हम भारत के निवासी हैं हमें मालूम होना चाहिए। वहीं एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, ये समझौता तो आपका 11 दिसंबर 1997 को हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ? देखिए क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल जो था 16 फरवरी 2005 को लागू किया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू किया गया। तो क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। चूंकि दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित था, चूंकि क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित था, इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल को ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। कई बार कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में कि ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल कब लागू किया गया। तो ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल भी 16 फरवरी 2005 को ही लागू किया गया, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल को ही ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल को ही क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना था। चूंकि क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना था, इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल को ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो आशा करता हूं कि ये जो पूरा एक टॉपिक था आपको समझ आया होगा। वीडियो को एक दो बार ध्यान से देखिए। अगर आप वीडियो को एक दो बार ठीक तरीके से देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो यहाँ से प्रश्न जो भी आएंगे उन्हें आप गलत नहीं कर सकते, राइट ही करेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि वीडियो आगे बढ़ने में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।